सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। 5 राज्यों के परिणाम 4 मई को आने हैं और सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी हैं कि इस बार सत्ता की कुर्सी पर किसका परचम लहराएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं तो बंगाल और असम पर। एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरलम और तमिलनाडु पर भी टिकी हुई है, क्योंकि अरसे समय से वामपंथ का किला ढाने के लिए एनडीए पुरजोर कोशिश में जुटी, लेकिन इस किले को भेद पाना एनडीए के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। 4 मई को यह पता चलेगा कि आखिरकार इन 5 राज्यों में यानी कि असम, पुडुचेरी, तमिल, केरला और पश्चिम बंगाल में जनता ने अपना प्यार, अपना भरोसा किसे दिया है और आखिरकार 4 मई को किसकी सत्ता का महासंग्राम तय होना है। सत्ता की सीट पर किसका परचम लहराएगा और जनता के भरोसे पर कौन सी पार्टी खरी उतरेगी, ये 4 मई को तय होगा। आपको बता दें कि राज्यों के परिणाम 4 मई को आने हैं और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। इस बार सत्ता की कुर्सी पर किसका परचम लहराएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं तो बंगाल और असम पर। एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरलम और तमिलनाडु पर भी टिकी है, क्योंकि अरसे समय से वामपंथ का किला ढहाने के लिए एनडीए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस किले को भेद पाना एनडीए के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इस बार एनडीए को उम्मीद है इस किले को भेद लगी, क्योंकि यहाँ के लोग भी सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे एनडीए को कहीं ना कहीं संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सारा देश का जो एग्जिट पोल आज निकल रहा है 5 राज्यों के लिए, ये तो असम के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा जितना एग्जिट पोल वाला है सब लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का फेवर में असम में सरकार बनने के जा रहा है। सबका हिसाब में 90 से 100 तक एक बढ़ोतरी दिख रहा है। 5 राज्यों में अगर एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो तकरीबन सभी राज्य एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे पर अगर बात की जाए तो बंगाल, असम में सत्ता का परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है, यानी कहीं पर जीत की हैट्रिक तो कहीं हार की हैट्रिक टूटेगी। बंगाल में ममता बनर्जी 3 बार से सत्ता में काबिज है और यहां पर परिवर्तन तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ असम में जीत की हैट्रिक लगनी तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर एनडीए गदगद है, तो विपक्ष एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहा है और 4 मई के दिन तक इंतजार की बात कर रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देता हूं फ्री एंड फेयर वोटिंग के लिए, और 93% वोटिंग इज ए लैंडमार्क वोटिंग। हम सब इलेक्शन कमीशन को और चुनाव दायित्व में जो लोग नियोजित था सबको धन्यवाद देना चाहिए। In these elections for 5 states, BJP is going to win in Assam, West Bengal and Puducherry. We are going to get a very good seats in Kerala, and at the same time NDA has got a fair chance of forming the government in Tamil Nadu. 4 मई को नतीजे आने हैं। अब सभी की निगाहें इन 5 राज्यों पर है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की जंग में किसका पलड़ा सबसे भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जिस तरीके से आपने देखा, और ये बात अब 4 मई को तय होगी कि आखिरकार इन 5 राज्यों में किसकी सरकार आएगी। सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो टकराव इस समय देखा जा रहा है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच देखा जा रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी की तरफ से जो खबर निकल के सामने आती है वो ये कि इसी बीच ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच जाती हैं और साथ में मीडिया वालों से बातचीत करती हैं और बताती हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर बीजेपी वालों ने किस तरीके
तरीके से अपना जाल बिछाया है। दूसरे तरफ से अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। बीते दिनों में आपने बीजेपी की तरफ से कई ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को रैली करते हुए भी देखा। उसमें अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात की जाए, यही नहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में गए और साथ ही इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि अब तमिलनाडु और केरला की बात की जाए तो तमिलनाडु और केरला में किसकी सरकार आएगी, यह सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वाला सवाल है। तमिलनाडु और केरला में बीजेपी अपनी पूरी सत्ता लाने की कोशिश कर रही है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में फिलहाल के लिए बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं बंगाल, असम में सियासी हलचल एक अलग तरीके से तय है। बंगाल में जहां ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यही नहीं, अगर मतदान की बात करें तो चाहे मेदिनीपुर की बात करें या फिर चाहे दुर्गापुर की बात करें, हर जिलों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी सीट बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। आपके सामने पुडुचेरी राज्य की अगर मैं बात करूं तो 30 सीटों पर पुडुचेरी में चुनाव होना है। बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होना है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होना है और केरला में 140 सीट पर चुनाव है। पुडुचेरी 30 सीट है और तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव होना है। बंगाल में अगर सीटों की बात की जाए तो बहुमत के लिए 140 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में चाहिए बीजेपी को जीतने के लिए। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो फिलहाल टीएमसी बीजेपी से नीचे दिखाई दे रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मुन्ना हबीब खान, साथ ही राम प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं टीएमसी नेता, और सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले टीएमसी प्रवक्ता के पास चलती हूं मैं। राम प्रकाश पांडे, आपसे मेरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच जो ममता बनर्जी हैं स्ट्रांग रूम पहुंच जाती हैं, वीडियो जारी करती और कहती हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर जो भी धांधली हो रही है उसको वो दिखाती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे लेकिन कुछ और कहते हैं। एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है और टीएमसी को पीछे दिखाती है। क्या नजरिया है आपका? रामप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है टीएमसी नेता नहीं जुड़ पा रहे मेरे साथ। मुन्ना हबीब खान मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि चाहे असम की बात करूं या चाहे पश्चिम बंगाल की, पहले इन दो की बात करते हैं, कहां कांग्रेस खड़ी हो रही है इस समय? बंगाल में, नंदिनी जी मेरी आवाज जा रही है? जी जी। बंगाल में और असम में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है, अब ये कहने का या सुनने का टाइम कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ दोनों राज्यों में सरकार बना रही है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि बंगाल और आसाम में हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, दोनों जगह से, आसाम में अगर बीजेपी से परेशान थी जनता तो बंगाल में ममता बनर्जी से, तो हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। और जो कांग्रेस के ऊपर भरोसा है जनता का, वो बरकरार कायम है। और इस बार जिस तरीके से ईवीएम की हेराफेरी होनी थी, वो ईवीएम की हेराफेरी नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने बहुत पैनी नजर बना रखी थी। तो इस बार चोर चोटों की जो सरकार बनने वाली थी उससे कम से कम जनता ने राहत दिलाई और ईमानदार सरकार देने का काम राज्य में कांग्रेस पार्टी जी करेगी। और जो खुशहाली करने का काम, विकास का काम, युवाओं के रोजगार की बात हो, किसान महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, व्यापारियों के व्यापार की बात हो, राज्य की सुरक्षा की बात हो, वो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है और वो निर्वहन करेगी। सरकार बनते ही जितने भी रुके हुए काम है उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। ठीक है, टीएमसी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं राम प्रकाश पांडे। राम जी, क्या लगता है आपको इस बार पश्चिम बंगाल में, अगर महिलाओं की या युवाओं की बात करूं या एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें बीजेपी की बढ़त सबसे पहले बनती हुई दिखाई दे रही है?
नंदिनी जी, ऐसा है कि 2021 में भी हमने जो देखा है जी कि इसी तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था और बीजेपी हुंकार भर रही थी कि 200 पार के जा रहे थे, सारे एग्जिट फेल हो गए और हमारी 200 पार हम चले गए वो। जी तो इस बार भी वही है, क्योंकि जनहित में जो हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, वो ही कतारों में दिखाई दिए। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और वोट हमारे पक्ष में आ रहा है और हमें विश्वास है कि जनता ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि हमने हर जगह जनता के हक की लड़ाई लड़ी है, जमीनी स्तर से लड़ी है। एसआर के समय भी कोई दल जिनके वोट कट रहे थे उनके लिए नहीं आगे आई, किंतु हमारी सरकार 6 बार इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक गई और तोड़ एसआर का जवाब दिया और बहुतों का नाम तो भी नहीं हम जोड़ पाए, उसके लिए भी हमारी लड़ाई है। तो जनता हमारे साथ पूरी साथ है और दोबारा से 2/3 की बहुमत लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी और चौथी बात के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। ठीक है राकेश जी, अगर मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के वीडियोस की अगर मैं बात करूं या लोगों के रिएक्शन की बात करूं, आपके ही पश्चिम बंगाल से एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आता है जहां पे जो युवा है और जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि इस बार हम ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि 3 बार से हमने वोट दिया और हमने देखा है कि राज्य में क्या क्या गलत हो गया है, तो इस बार हम जो है टीएमसी को वोट नहीं दे रहे हैं। तो उनको किस बात से शिकायत है टीएमसी से, महिलाओं और युवाओं को? और फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है टीएमसी के नेता तक मेरी आवाज पहुंच पा रही। रामप्रकाश पांडे, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। जी, आपको सवाल सुनाई दिया मेरा? मैंने कहा आपके पश्चिम बंगाल से एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है निकल करके। आपके पश्चिम बंगाल में महिलाओं और युवाओं को टीएमसी से क्या दिक्कत है? क्योंकि एक महिला का वीडियो आया जिसमें वो कहती है कि इस बार हम ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, उनको 3 बार वोट दे के देख लिया लेकिन राज्य में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ महिलाओं को लेकर। देखिए, इस तरह की किसी एक महिला को सजा बुझा के उसको बोला जाए तो उससे असर नहीं पड़ता है। मेरे पास ऐसे हजारों महिलाएं हैं और एक तो खातून कमेटी हुई है 25 वर्ष के अंदर में जो 8 जिलाओं के लिए करीब 40,000 महिलाओं ने शिरकत किया है, जो ममता बनर्जी के पक्ष में बोली है कि ममता बनर्जी को चौथी बार के लिए हम और बोलेंगे तो वो वीडियो में भेज दूंगा। ये खातून कमेटी आज भी वो ममता बनर्जी के लिए एकदम लड़ाई लड़ रही है कि 29 में भी हम ज्यादा से ज्यादा सांसद पश्चिम बंगाल से भेजेंगे। और ये खातून कमेटी जो है डोस खातून कमेटी के नाम से हुई है और ये अभी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल से चालू हुई है, सारी बंगाल में छाएगी और ये पूरे भारतवर्ष में ये खातून कमेटी आगे बढ़ेगी और ये धर्म की राजनीति के विरुद्ध में जवाब देगी। ठीक है, मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए रघुवीर सिंह, इनसे भी जो है हम जवाब ले लेते हैं। रघुवीर जी, आपने सुना होगा शायद टीएमसी नेता का क्या कहना है। उनका कहना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इनका कहना है कि इस बार जो ममता बनर्जी है इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है और जिस तरीके से इन्होंने वीडियो का जिक्र किया कि महिलाएं जो है पक्ष में है इस बार ममता बनर्जी को लेकर। देखिए, ये किसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे। मैं इनको कहना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे ही जाएं, इनको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां जनता वोट देकर बाहर आकर जो है अपने मन की बात बिना डरे जो है खुल कर कह रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। महिलाओं ने कहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जिस हिसाब से पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया को किया और ये एक एग्जाम्पल सेट किया भारत में कि देखिए अगर लोगों को वोट करने दिया जाए तो लोग किस तरह खुल करके जो वोट करना आते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। सुरेंद्र जी, अगर एक तरीके से 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी है और कहीं कहीं जो है बीजेपी को थोड़ा सा सेकंड नंबर पे लोगों ने रखा हुआ है। क्या नजरिया रखते हैं आप? आसाम और पुडुचेरी का सवाल है, वहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दोनों जगह सरकार रिपीट हो रही। जी, अब बात आती है
बंगाल की, केरलम की और तमिलनाडु। अब उसमें सबके अपने अपने व्यूज हैं असेसमेंट करने के। मेरा अपना ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कंटेस्ट में है और बहुत ही नेक टू नेक फाइट है और बहुत कम मार्जिन्स पर फैसले होंगे। इसलिए ये कहना कि किस पार्टी की कितनी ज्यादा बढ़त हो पाएगी मुश्किल है, लेकिन दोनों ही मिडिल लाइन के आसपास, मतलब मेजोरिटी के आसपास आएंगी। और बीजेपी को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए है कि इस चुनाव में मेरा ये मानना है कि ये चुनाव भाजपा ने नहीं लड़ा है। ये भाजपा के लिए वहां के लोग आम लड़ भी नहीं रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि सेकंड फेज में आपने देखा होगा जिस तरह से जो पहले बंगाल की खबरें आती थी और सेकंड फेज की जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल बराबर की टक्कर है। लड़ाई में भी, बूथ पे भी और एक दूसरे को पीछे भगाने में भी जी। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अब की बार वहां का जो जनमानस है वो इस बात के लिए तैयार था कि हमको अब और अधिक ये बर्दाश्त नहीं करना है और बंगाल में हम जो है इस स्थिति को अपने हाथ में लेके सुधारेंगे जी। और इसीलिए ये इतना ज्यादा वोटिंग भी हुआ है रिवाइज लिस्ट के हिसाब से। और इस सब के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर जो रेस्पॉन्स रहा कम्युनिटी का कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दिया, इन सरकारों ने कोई जब बात नहीं करी। और दूसरी तरफ जब गाजा में या ईरान में युद्ध हो रहा है तो टोटली डिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। बंगाल की बात हो तो कहेंगे हमें क्या लेना देना, हमने तो इंडिया को चुना है। लेकिन जब गाजा की बात होगी तब ये बात नहीं सामने आएगी। तो वो एक उबाल जो है वो था और अब की बार मैं समझता हूँ कि बहुत तय करके वहां पे जो जनता है उसने तय किया है कि अब की बार इस सरकार को बदलना है। अब चूंकि वहां पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की 27 से 30% है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए एकदम क्लीन स्वीप मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी वहां कर पाएगी। लेकिन भाजपा कंटेस्ट में है, मेजोरिटी के बहुत पास है और तृणमूल के आसपास ही बीजेपी है। मेरा अपना ये असेसमेंट है जी। जहां तक आप केरल की बात करेंगे, केरल में मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी वहां 20% से ज्यादा वोट लाती है विधानसभा के इस चुनाव में तो वो लेफ्ट को सीधा सीधा फायदा होगा, लेफ्ट की सरकार बनने के वहां चांसेस बनेंगे। अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है तो यूडीएफ की सरकार आना तय है। तमिलनाडु में भी मेरा यही मानना है कि टीवी के एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो सरकार बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, डीएमके बनाएगी वो अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन डीएमके को बहुमत नहीं मिलेगा अपने दम पर, डीएमके प्लस। ये मेरा तमिलनाडु में असेसमेंट है। मुझे ये लगता है कि टीवीके की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर होगी क्योंकि लोग वहाँ पे चेंज चाहते हैं और चेंज में निश्चित रूप से भाजपा और एआईडीएमके वो चेंज उन्हें नहीं दे सकती। इसलिए जो वोटर डीएमके से नाखुश है वो एआईडीएमके भाजपा गठबंधन में जाने के बजाय टीवीके में जाएगा और टीवीके की जो परफॉर्मेंस है वही अब की बार तमिलनाडु का भविष्य तय करेगी। पर ये मेरा असेसमेंट है कि वहां पे डीएमके को बहुमत नहीं मिलेगा, चाहे वहां पे टीवीके 80 सीट लाए या 60 सीट लाए या 40 सीट लाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है और वहां पे नहीं मिलेगा। तो वो तभी पता लगेगा उस दिन की वहां पे किसकी सरकार बनने वाली है। तो मेरा तो ये मतलब शॉर्ट में ये असेसमेंट है। बंगाल में मैं ये कहना चाहता हूँ फिर से एक बार, दीदी की अपनी खुद की स्थिति भवानीपुर में बहुत अंदेशा है उनके हारने का। उसका कारण यह है कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो उनका मेन वोट बैंक है वो 20-24% है, बंगाली कुल 40% है। वहाँ पे नॉन बंगाली जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन करीब 35% है जी। तो जिस तरह का एक हिंदुओं का जन जागरण वहाँ पे है, पूरा बिहार में देखा है आपने, महाराष्ट्र में देखा है, तो उसमें मुझे लगता है कि ममता दीदी को वो सपोर्ट
भवानीपुर में शायद ना मिले। मतलब मैंने पहले ही कहा अंदेशा है मुझे, कोई बड़ी ठीक है, बात मुझे जी। आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, मेरे साथ अगर वो टीएमसी दूसरा नंदीग्राम जो है बनता है। प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश पांडे। राम जी, आपकी एक बात को मैं दोहराना चाहूंगी। आपने कहा था कि आपकी पार्टी जो है लोगों के हक के लिए भी लड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में। आप ही के पश्चिम बंगाल में अगर बीते साल की अगर बात करूं तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक केस इतना भयानक है जिसको आज भी कोई अगर याद करता है तो मेरे ख्याल से वो कांप जाता होगा। लेकिन आपकी पार्टी फिर उनकी मां और उनके पिता जब आवाज उठा रहे थे तो क्यों नहीं लड़ी? मेरे को ये बताइए कि भारत, मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलता हूँ कि भारतवर्ष देश में किस प्रांत में महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र में बोलूं तो महाराष्ट्र में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो क्यों भूल जाया जाता है? आप अभी पश्चिम बंगाल की बात करिए ना, मैं आपके ही तो राज्य की बात कर रही हूँ। आप महाराष्ट्र में, मैं बाद में जाऊंगी। मैं देखता हूँ मीडिया में इसको लेके कब जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, अरे परसेप्शन बनाना है तो पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लेके बिल्कुल पूरे भारत पे ही बनाया जाएगा सर। लेकिन मैं आपसे आपके राज्य की सवाल पूछ रही हूँ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जब केस हुआ था, उनके माता पिता ने जब आवाज उठाई थी तो फिर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं सुनी उनकी आवाज? क्यों बीजेपी को फिर जो है उनको टिकट देना पड़ गया उनकी माता जी को? आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? टीएमसी की पार्टी क्यों नहीं खुल के आई उनके माँ के सामने? नहीं नंदिनी जी, मैं बोल रहा हूँ हमारी खैर तो राजनीति उस तरह की नहीं है कि एक घर, जिसके घर की बच्ची को के साथ इस तरह का कांड हुआ उससे टिकट दे के संता होना थी। हमारी राजनीति उसी ढंग की है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी है क्या क्या है, पता नहीं कितने नाम मिले हैं उनको, और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाया जाता है, उस समय उनको दो शब्द क्यों नहीं निकलते? तो अगर आपकी पार्टी उनकी माता पिता को न्याय दे देती तो उनको जो है राजनीति में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने तो बोला है कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आई हूँ। ममता बनर्जी न्याय अगर पहले ही दे देती तो वो क्यों जाती पॉलिटिक्स में? फिर ना जाती ना, अच्छे से वो दोनों घर में रहते। ये पूछ रहा हूँ, जिस दल ने उनको टिकट दिया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब माला पहनाया जा रहा था तो उस दल के प्रधानमंत्री को देवता स्वरूप भूल गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ रघुवीर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। रघुवीर जी, आप जवाब देना चाहेंगे टीएमसी के प्रवक्ता को? वो आपसे पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न पूछिएगा, इनसे क्या है जी। राम प्रकाश जी पूछिए। अब आपके पास पूछने के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, समय की कमी के कारण मैं ये चर्चा यहीं पे रोकती हूं। और जिस तरीके से 4 मई का हर एक इंसान इंतजार कर रहा है, 4 मई को चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो 5 राज्यों के अगर मैं चुनाव की बात करूं, उनके किस्मत का फैसला 4 मई को होगा। और जनता ने अपना प्यार और अपना भरोसा किस पार्टी को दिया है, ये 4 मई को पता चलेगा।